नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमारी तैयारी चली हुई है टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं के लिए हिंदी विषय से संबंधित। आज का हमारा टॉपिक होगा हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम उन सब तथ्यों को, पॉइंटों को, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को पढ़ते हुए चलेंगे जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। चाहे वो किसी भी परीक्षा में हिंदी व्याकरण पूछी जाती हो, चाहे टीजीटी पीजीटी हो, पीआरटी हो, डीटेड प्लस बी के अदर नॉन टीचिंग एग्ज़ाम हो, आज की क्लास हमारी उन सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होगी। जैसे कि हम बात कर लेते हैं हिंदी व्याकरण की। आजकल परीक्षा में हिंदी का लेवल थोड़ा सा हाई देखने को मिला है, क्योंकि पहले बिल्कुल इजी लेवल की हिंदी पूछी जाती थी, प्रश्न आसानी से किए जाते थे, लेकिन आजकल परीक्षा में उलझाने वाले क्वेश्चनों को अधिक पूछे जाने लगे हैं। जैसे कि हम बात कर लेते हैं हिंदी व्याकरण की। हिंदी व्याकरण को समझने से पहले हम हिंदी शब्द को समझेंगे, क्योंकि यहाँ से भी कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है। हिंदी शब्द की उत्पत्ति, क्योंकि कई बार परीक्षा में प्रश्न आया हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, या किस भाषा का हिंदी शब्द किस भाषा की देन है, या हिंदी शब्द किस नदी से संबंध रखता है। इस तरह के परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछे गए हैं। हम एक एक पॉइंटों को अच्छे से समझते हुए पढ़ते हुए चलेंगे। हिंदी के व्याकरण का सबसे पहले हम नींव मजबूत करेंगे, बेस को समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। जैसे ही हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, फिर हम प्रश्न उत्तरों के साथ उसकी रिवीजन भी कर लेंगे। बात कर लेते हैं हम हिंदी शब्द की। हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो भारत की प्राचीन नदी है सिंधु। सिंधु से ही हिंदू बना। और ये बना कैसे, इसकी कहानी समझ लेते हैं। जो ये सिंधु नदी है, ये कहाँ पर है? ईरान के पास। ईरान के पास ईरान के लोगों ने जो भारत में जो ये सिंधु नदी, भारत में सिंधु नदी के पश्चिम की तरफ रहने वाले लोगों को हिंदू कहा। हिंदू क्यों कहा? क्योंकि ईरानी से को है बोलते हैं, ते और थे को ते बोलते हैं, से को है बोलते हैं, ते और थे को है बोलते हैं, और दे और दह को ये दे बोलते हैं, और पे और फे को पै बोलते हैं। इस तरह इन्होंने, ईरानियों ने सिंधु शब्द को हिंदू कहा। कैसे कहा? जैसे से को इन्होंने है बोला तो है बोल दिया, और ध को द बोला तो द बोल दिया। तो इस तरह सिंधु शब्द से हिंदू शब्द निकल कर आया, और ये किसने कहा? ईरानियों ने। अब प्रश्न पूछा जाता है कि सिंधु शब्द किस भाषा का है? तो भाषा की बात करें तो ईरानियों की भाषा कौन सी है? फारसी। ईरानियों की देन होने के कारण हिंदू शब्द फारसी भाषा का माना जाता है। फारसी हो या पारसी भी बोलते हैं, या फिर ईरानी। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है इनमें से कौन सा शब्द हिंदू से संबंधित नहीं है, तो एक अलग से भाषा दे देंगे, अंग्रेजी दे देंगे, बंगाली दे देंगे, या कोई अन्य भाषा दे देंगे। तो हमारा आंसर होगा अन्य भाषा, या फिर तीन भाषा एक देकर इन तीनों में से एक दे देंगे। इस तरह प्रश्न पूछे जाते हैं आजकल परीक्षा में। अब बात की हिंदू शब्द की उत्पत्ति की, हमने बात की हिंदू शब्द की उत्पत्ति तो ईरानियों की देन है, फारसी भाषा का शब्द है।
अब बात करेंगे हम थोड़े आगे हिंदी भाषा की। जो ये हमारी हिंदी भाषा है, ये कैसे निकली, कहाँ से निकली, किस प्रकार इसकी उत्पत्ति हुई। तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से मानी गई है, ये मैंने भाषा का अभी पिछली क्लास में भाषा हिंदी भाषा संबंधित जो टॉपिक हमारा चला हुआ उसमें हिंदी भाषा के उद्भव और विकास में पूरी तरह से डिटेल से और डीप नॉलेज को रखते हुए हमने हिंदी भाषा की उत्पत्ति को समझा। पाली से संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत किस प्रकार निकली और किस प्रकार धीरे धीरे हम हिंदी के विकास की तरफ बढ़ रहे थे। तो वे टीजीटी पीजीटी के लिए क्लासेस थी हमारी। और ये जो हिंदी व्याकरण है ये सभी उन एग्ज़ाम के लिए क्लासेस है जिसमें भी हिंदी व्याकरण पूछ ली जाती है। तो हम इतनी टीजीटी पीजीटी के लेवल की गहराई की तरफ भाषा के अकॉर्डिंग नहीं देखते हुए हम देखेंगे बिल्कुल जो व्याकरण के अंतर्गत जो हिंदी भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे हिंदी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत से पाली की उत्पत्ति हुई, पाली से प्राकृत की, प्राकृत से निकली फिर कौन सी भाषा, अपभ्रंश। प्राकृत से अपभ्रंश भाषा निकली, अपभ्रंश से फिर निकली शौरसेनी अपभ्रंश, यहाँ से निकली हमारी शौरसेनी अपभ्रंश से निकली हिंदी। या ये भी पूछ लेते कि हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, तो अपभ्रंश भाषा से मानी जाती है। अपभ्रंश ऑप्शन में ना हो तो शौरसेनी अपभ्रंश होगा। इन दोनों में से हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई। अगर ये परीक्षा में ये प्रश्न पूछ ले हिंदी भाषा की जननी भाषा कौन सी है, तो होगी हमारी संस्कृत। जननी जहाँ से जन्म हुआ है हिंदी भाषा का। ठीक है, हमने टीजीटी पीजीटी वाली उसमें देखा था प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा, आधुनिक आर्य भाषा। ये संस्कृत हमारी प्राचीन आर्य भाषा के अंतर्गत आएगी। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश ये तीनों भाषाएं मध्यकालीन आर्य भाषा के अंतर्गत आएगी और हिंदी हमारी आधुनिक आर्य भाषा के अंतर्गत आएगी। भाषा से संबंधित भी हमने हिंदी के फैक्ट को देखा। तो परीक्षा में प्रश्न क्या पूछा जाता है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, तो अपभ्रंश भाषा से हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई। हिंदी भाषा की जननी भाषा कौन सी है, संस्कृत हिंदी भाषा की जननी भाषा है। इस तरह परीक्षा में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। हिंदी व्याकरण से पहले जो हिंदी शब्द है उनके बारे में हमें थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि परीक्षा में एग्जामिनर हमसे यही उम्मीद करता है कि अगर हम किसी भी भाषा को पढ़ रहे हैं या किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, शुरुआत में उसकी नॉलेज कितनी है, कितना उसका बेस क्लियर है बच्चे का। ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन परीक्षा में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं यहाँ से। तो अब बढ़ते हैं हम थोड़ा सा और आगे। हिंदी शब्द को देखा हमने, शब्द की उत्पत्ति, हिंदी भाषा की उत्पत्ति देखी हमने। हिंदी शब्द की ईरानियों की देन है और सिंधु नदी के कारण इसका प्रयोग हुआ। फारसी भाषा शब्द से हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई। जो फिर देखते हैं हम हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से मानी जाती है, अपभ्रंश से, शौरसेनी अपभ्रंश से और जननी संस्कृत। इसके बाद हम देखेंगे लिपि, हिंदी की लिपि। हिंदी की लिपि क्या है, सबको पता है, देवनागरी। कई बार परीक्षा में पूछ ली जाती है हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, तो देवनागरी हमारी हिंदी भाषा की लिपि है। संस्कृत भाषा की भी यही है, संस्कृत भाषा की भी लिपि देवनागरी है। और
जैसे बात करें तो जो भाषा है, हिंदी भाषा किस धातु से निकला? भाषा शब्द किस धातु से निकला? संस्कृत के भाष धातु से। अगर हम लिपि की बात करें तो देवनागरी हिंदी भाषा की लिपि है, संस्कृत की भी देवनागरी है और अंग्रेजी की लिपि हमारी रोमन है। हिंदी में मानक की लिपि देवनागरी से हुई और देवनागरी से भी कहाँ निकली? देवनागरी भी कहाँ से निकली? ब्राह्मी लिपि से। ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कई बार। ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई, इससे देवनागरी लिपि निकली। देवनागरी किसकी लिपि है? हिंदी और संस्कृत की। उसके बाद अगर हम बात करें लिपि किसे कहते हैं? किसी भी प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए जो निश्चित चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए जो निश्चित चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम लिपि कहते हैं। जैसे कि हिंदी में ए, आ, ई, उ, री, ए, ओ, आओ। हिंदी भाषा में इन चिन्हों को हम लिपि कहेंगे। इन्हीं को हम क्या कहेंगे? वर्णमाला भी कहते हैं। तो आगे चल के जैसे हम हिंदी व्याकरण की तरफ बढ़ते हैं तो देखेंगे कि किसको अयोगवाह वर्ण कहते हैं, किसको अघोष कहते हैं, सघोष कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं, इस तरह स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इस तरह हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे। जैसे क, ख, ग, ये स्वर थे हमारे, ये व्यंजन घ, न, च, छ, ज, झ, न, टा, ठा, ठा, डा, ढा, न, ता, था, द, धा, न, पा, फा, बा, भा, म। ता, था, पा, फा, बा, बा, म। इसके बाद होगा हमारा या, र, ल, व। फिर होगा हमारा श, 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 श और ये वाला श। फिर होगा हमारा फिर होगा हमारा अक्षय त्र ज्ञ, श, श, श और है। फिर होगा हमारा अक्षय त्र और ज्ञ। ये हमारे देवनागरी लिपि के चिन्ह हैं। मतलब लिपि इन्हीं चिन्हों का नाम लिपि है और इन्हीं को हम वर्णमाला कहते हैं। अब अंतर आता है हमारा, अगर हम परीक्षा की दृष्टि से अगर ये पूछ ले कि लिपि, अगर हमारे देवनागरी लिपि का अंतिम वर्ण कौन सा है तो हमारा आंसर होगा ज्ञ। देवनागरी लिपि का अंतिम वर्ण ये हो गया हमारा ज्ञ। और अगर परीक्षा में प्रश्न ये उठे कि वर्णमाला का अंतिम वर्ण कौन सा है तो हमारा हो जाएगा है। वर्णमाला का, व्यंजन में वर्णमाला का अंतिम वर्ण, स्वर और व्यंजन में लगा लो, दोनों में वर्णमाला का अंतिम वर्ण होगा हमारा है। क्यों होगा है? क्योंकि अक्षय त्र और ज्ञ, अक्षय त्र और ज्ञ, अक्षय क और श से मिलकर बना है, त्र त और र से मिलकर बना है, क्योंकि ये कवर्ग में आ जाएगा, कवर्ग।
ये त वर्ग में आ जाएगा, त वर्ग में, मतलब ये होगा हमारा क वर्ग, क वर्ग, क और वर्ग। जो ये लाइन होगी हमारी पूरी क वर्ग के अंतर्गत आएगी, का खा गा गा गा। फिर ये हमारा होगा च वर्ग, ये होगा ट वर्ग, ये होगा त वर्ग, ये होगा प वर्ग। इस तरह लाइनों में अगर पहले अक्षर को लेकर के हम वर्ग की बात करें तो इस तरह हमारे क वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग इस तरह बन जाते हैं। तो इसलिए अक्षय त्र और ज्ञ, ज और य से मिलकर बना है ये, ठीक है। तो ये तीनों संयुक्त व्यंजन होने के कारण देवनागरी लिपि का अंतिम वर्ण ये ज्ञ है। और अगर वर्णमाला का अंतिम वर्ण की बात करें तो है। इस तरह परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बात करेंगे हम अब आगे स्वर और व्यंजन की। कितने स्वर हैं हमारे, कितने व्यंजन हैं और स्वरों की संख्या कितनी है, व्यंजनों की संख्या कितनी है, इनके अंतर्गत आने वाले एक एक स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे और इनके क वर्ग, त वर्ग, इनके बोलने का उच्चारण स्थान और अघोष, सघोष, इन सब के बारे में हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत शुरुआत करेंगे अगले क्लास में। वीडियो अच्छी लगी आपको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, खुश रहो। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।